हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। दोस्तों, ये जो सेशन है वो स्पेशली है आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स अभी जल्द ही कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं, जो कि जिनके डेट्स अभी आ ही चुके हैं। और आपको पता है कि इन एग्ज़ाम्स में जीके कितना बड़ा रोल प्ले करता है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके इस एग्ज़ाम में, एंड ये जो सेक्शन है वो गेम चेंजिंग सेक्शन होने वाला है। रीजनिंग, मैथ्स, ये सब लोग करके आने वाले हैं, पर जो मेन आपके मार्क्स बढ़ा सकते हैं वो है जीके के क्वेश्चंस। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने शुरू से देख लिया था, विदेशियों के विवरण देख लिए थे हमने कि कौन कौन से विदेशी यहाँ पर आए थे। हमने देख लिया था कि हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ था, वो सब हमने देख लिया था। पुरातत्वों के बारे में हमने पढ़ा था, आर्कियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो उनसे कैसे कैसे हमारे देश के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा था हद है मेरा काला सूरज, ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, रखालदास, कालीबंगन, बीबीलाल और सूदकोत्ता, जगपत जोशी। और ये ट्रिक जो है वो है हद है मेरा काला सूरज, जिसमें है साइलेंट रहेगा। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमने देखा था सोचता सीटी, धातु के लिए सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टीन, सोचता सीटी। और हड़प्पा का जो सीमा है आसू माद से हमने याद किया था। आज से आलमगीरपुर, सू से सूदकोत्ता, मा से मांदा और द से दाइमाबाद। ये देखिए आप, आज से आलमगीरपुर पूर्व में, पश्चिम में कौन सा है, सूदकोतदा है, उत्तर में है मांडा, उत्तरी सीमा है, और दक्षिणी सीमा कौन सी है, दाइमाबाद, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। उसके बाद हमने देखा था कि लोथल से कौन कौन सा सामान मिला था। इसके लिए हमने एक ट्रिक रखी थी, ग्राम, जिसमें GARM लिखा है, लेकिन आप GRAM करके याद रखिए। ग्राम, जी से घोड़े की अस्थियाँ, A से अग्निकुंड, R से राइस यानी कि चावल, और M से मन के बनाने के कारखाने। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। चलिए फिर क्विक रिवीजन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, एक स्नानागार मिला था। स्नानागार किसे बोलते हैं, स्नानागार बोलते हैं बाथ टब को। बाथ टब, इसमें क्या था कि एक चौकोर था, ठीक है, जिसमें नीचे जाने के लिए रास्ता भी बना था, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे उतरने के लिए। ये एक स्नानागार बना हुआ था। और इसमें लोग जो बाहर से आते थे, इसके चारों तरफ जो है वो कमरे भी बनाए हुए थे, लोगों के ठहरने के कमरे भी बनाए हुए थे। जैसे कि जो लोग व्यापार करने के लिए आते हैं दूसरे दूसरे जगहों से, उनके ठहरने के लिए कमरे बनाए हुए थे। बहुत ही अच्छा, उत्तम प्रबंध जो कहते हैं वो था। ये देखिए, यही है वो वृहद स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। देखिए इसमें कैसे सीढ़ियाँ बनी हुई है उतरने के लिए। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो उस हिसाब से वहाँ पे बहुत कुछ डेवलप्ड जैसे दिखता था। जैसे कि वहाँ पे जो नालियाँ बनी थी, घरों से निकलती हुई छोटी छोटी नालियाँ थी। ओके, हर घर से निकलती हुई छोटी सी नाली थी, जो आगे जाके बड़े नाले में कन्वर्ट हो जाती थी, बड़े नाले से मिल जाती थी। तो ऐसे छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई थी। वहाँ के बारे में अब देखें तो वहाँ की जो मोहरें थी, मोहरें, उस पर एक श्रृंगी पशु, मतलब श्रृंग मतलब क्या होता है, सींग, एक सींग वाले पशु का, बहुत ज़्यादातर मोहरों पर एक सींग वाले पशुओं की फोटोज़ बनी हुई रहती। ये देखिए, यह सिंधु सभ्यता के मोहर, जिस पर एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाले पशु की फ़ोटो बनी हुई है। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद हम आते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या मिली। तो वहाँ पे एक मूर्ति मिली थी, ब्रॉन्ज की, कांस्य की मूर्ति मिली थी वहाँ पर। और किसकी मूर्ति थी, नर्तकी की थी, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति वहाँ पे मिली थी, ब्रॉन्ज की। ये देखिए, ये मूर्ति मिली थी वहाँ से, ब्रॉन्ज की, कांस्य की, नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी। इस स्टाइल में घर बनते थे। तो वहाँ के जो घर थे, उनके जो दरवाजे थे, उनकी जो खिड़कियाँ थी, वो सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, वो रोड की तरफ नहीं खुलती थी, बशर्ते वो पीछे साइड खुलती थी। रोड के सामने के साइड नहीं खोल के वो या तो पीछे के साइड खुलती थी, या तो साइड में खोला करती थी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति कहा जाता है इसको, राइट। इसे कौन सी पद्धति कहते हैं, ग्रिड पद्धति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो घरों के दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, वो सड़कों के साइड नहीं खुलती है, रोड की तरफ नहीं खोल के पीछे के साइड खोला करती थी। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति।
ये देखिए, इसे कहते हैं ग्रीड पद्धति। उधर 4 लोग रोड पर आ जा रहे हैं और ये पीछे के साइड दरवाज़ा खुला है जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ये भी आता है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक क्वेश्चन कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्या क्वेश्चन आता है कि किस इंसान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो इसका आंसर क्या है? पिग्गट। ओके, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग पूजा पाठ के बारे में कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग पूजा पाठ में विश्वास किया करते थे, और अगर करते थे तो वो कौन से देवी देवता की पूजा किया करते थे। क्या किसी एक देवता की या देवी की पूजा किया करते थे, या अलग अलग देवी देवता की पूजा किया करते थे। तो इसका जवाब है कि हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा में विश्वास करते थे। ओके, यहाँ के लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ये बात और है कि यहाँ पे मंदिर तो मिले नहीं है, मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब एक और क्वेश्चन जो आता है वो है कि कुबड़ वाला सांड की पूजा यहाँ पे बहुत की जाती थी। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पूजनीय था कुबड़ वाला सांड। उसके बाद शिव जी की पूजा किया करते थे यहाँ के लोग, वृक्षों की पूजा किया करते थे, उर्वरता की देवी मानते थे ये धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी उपासना किया करते थे। उसके बाद स्वास्तिक, जो आजकल भी आप पूजा पाठ में देखते होंगे स्वास्तिक बने हुए, तो स्वास्तिक को हड़प्पा सभ्यता की ही देन माना जाता है कि ये स्वास्तिक जो है वो उसी काल से, उसी समय से शुरू हुआ था। दोस्तों, स्वास्तिक को जब आप देखेंगे तो स्वास्तिक जिस तरह से बनता है वो घड़ी की दिशा में जाता है, उस प्रकार से बनाते हैं, या फिर यूं कहें तो वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो चलता रहता है ना। तो वो इस तरह से वो चलते रहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसलिए उसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ के लोग ज़रूर सूर्य की उपासना किया करते होंगे, क्योंकि वो स्वास्तिक की पूजा किया करते थे। तो ये तो हुई पूजा पाठ की बात। अब चलते हैं मनोरंजन की तरफ। पूजा पाठ हो गई, अब चलते हैं हम मनोरंजन की तरफ। तो मनोरंजन के लिए वो लोग क्या क्या किया करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पासे खेला करते थे। पासा जो महाभारत में भी खेला जाता था, आपने देखा था ना, युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे पासा खेल कर। तो वो पासा जो है वो उस काल से, सिंधु सभ्यता से भी खेला जाता है, उसी समय से खेला जा रहा है ये। तो पासा खेला करते थे वहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग। और क्या क्या करते थे, वो जानवरों को आपस में लड़ाया करते थे मनोरंजन के लिए। ठीक है, शिकार करते थे, पशु पक्षी को आपस में लड़ाया करते थे, मछली पकड़ते थे, मतलब इस तरह के कार्य वो मनोरंजन के लिए किया करते थे। बहुत काल के बाद तो फिर तलवार बाजी वगैरह भी है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग तलवार के बारे में जानते ही नहीं थे। ओके, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवारबाजी तो वो क्या ही करते बेचारे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार के बारे में नहीं जानते थे, उससे परिचित नहीं थे वो। दोस्तों, अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। अगर आपने देखी होगी तो आपको बहुत कुछ, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बहुत कुछ इसमें बताया गया है बखूबी। जैसे कि उसमें ये भी बताया गया है कि किलों के बारे में, अगर हम किलों के बारे में देखें तो कालीबंगन जो जगह था वो एकमात्र ऐसा जगह था जिसमें किलाबंदी की हुई थी। निचला जो शहर था वो सामान्य लोगों के रहने के लिए था, और जो ऊंचे पे जो शहर बना हुआ था, जो नगर बसा हुआ था, उसमें जो थे वो राजा महाराजा वगैरह वो लोग रहा करते थे। तो लेकिन ये जो एकमात्र शहर था कालीबंगन, जिसमें नीचे में जो लोग रहते थे, सामान्य लोग जो रहते थे, उनके लिए भी किलेबंदी की हुई थी, ताकि बाहर से कोई भी विदेशी अंदर आ ना सके, आक्रमण ना कर सके, उसके लिए भी किलेबंदी की गई थी। मोहनजोदाड़ो में ये सब चीज़ें में दिखाई गई है। उसके बाद एक और चीज़ है फ्रेंड्स, वहाँ के बर्तन के बारे में, कि वहाँ के बर्तन कैसे हुआ करते थे, है ना। वहाँ के बर्तन कैसे होते थे, काले रंग से डिज़ाइन किया हुआ होता था, लाल मिट्टी पर काले रंग से डिज़ाइन किया होता था वो जो बर्तन होते थे। और बर्तन तो ऑफकोर्स पका कर ही बनते हैं ना, तो जब पकाते थे, जब मिट्टी को आग में पकाते थे तो उसको क्या बोलते थे, टेराकोटा कहते थे। आग में जो मिट्टी पक जाती थी उसको टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता था कि वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन यूज़ किया करते थे, काले रंग का डिज़ाइन किया हुआ रहता था उससे।
उसके बाद दो चीज़ें हैं, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति। ऑल्दो ये दोनों ही क्वाइट डिफरेंट चीज़ें हैं, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति, है ना। ये दोनों का प्रचलन था सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा भी था और वैश्यावृत्ति भी थी, ये दोनों का ही प्रचलन था सिंधु सभ्यता में। उसके बाद आते हैं शवों के बारे में कि शवों को क्या दफनाया जाता था या जलाया जाता था। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में शवों को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं और जलाने के भी प्रमाण मिले हैं। दफनाया कहाँ जाता था? हड़प्पा में। हड़प्पा में शवों को दफना दिया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। तो ये दोनों के ही प्रमाण मिले हैं सिंधु सभ्यता में। ओके। और दोस्तों, एक और चीज़ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम ट्रिक से याद करेंगे। वो क्या है? वो ये है कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट शहर हैं और वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इसके बारे में। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगन है, ये कौन कौन से नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इसको हम याद करेंगे एक ट्रिक से। ओके। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर, लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर रमा रौश में आकर बस से चली गई। क्या है? फिर से देखिए आप, लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर रमा बस से चली गई। लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर रमा रौश में रौश क्या होता है? रौश मतलब होता है गुस्सा, गुस्से में। अब वो मौसी तो लोभी थी, तो लोभी लोगों पे तो गुस्सा आता ही है ना। तो लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर, उसका कंघा भी छीन लिया भाई कि तुम लोभी हो तो तुमको कुछ तो दंड तो मिलेगा। तो लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर रमा रौश में बस से चली गई। अब वो बस से ही चली गई ताकि लोभी मौसी उसके पीछे पीछे आके वो कंघा ले भी नहीं सके, है ना। तो लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर रमा रौश में बस से चली गई। अब ये एक लाइन तो है, लेकिन इसमें आपको पूरे जो भी शहर हैं सिंधु सभ्यता के, वो और वो किस नदी के किनारे बसे हैं वो सब याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए, लोभी, देखिए लोभी, लोभी में लो से क्या हो गया? लोथल। लोभी में लो से क्या हो गया? लोथल। और भो से भोगवा नदी के किनारे, है ना। लोभी में हो गया ल से लोथल और ब से भोगवा नदी के किनारे। मौसी, म से इसमें क्या हो गया? मोहनजोदाड़ो। और सी से सिंधु नदी के किनारे। का साइलेंट है। हरा में क्या हो गया? ह से हड़प्पा, र से रावी नदी के किनारे। कंघा में क से कालीबंगन और घ से घग्घर नदी के किनारे। लेकर साइलेंट है। रमा, रमा में क्या हो गया? र से रंगपुर और मा से मादेर नदी के किनारे। र से रंगपुर और मा से मादेर नदी के किनारे। रौश में रौश में रो से क्या हो जाएगा? रोपड़। और स से सतलज नदी के किनारे। रौश में आकर साइलेंट, में आकर साइलेंट। बस, बस में क्या हो जाएगा? ब से बनमाली और स से सरस्वती नदी के किनारे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस से चली गई साइलेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार में याद हो गई, है ना। क्या है ट्रिक? लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर रमा बस से रौश में आकर बस से चली गई। लोभी मौसी का हरा कंघा लेकर रमा रौश में आकर बस से चली गई। रौश मतलब गुस्सा, रौश में आकर बस से चली गई। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे कि कौन कौन सी जगह थे और वो कौन कौन सी नदी के किनारे थे। ओके। ये देखिए, ये रहा ट्रिक। नदी के किनारे स्थित स्थल: लोभी, लोथल भोगवा नदी, मौसी मोहनजोदाड़ो सिंधु, हरा यानी हड़प्पा रावी। और उसके बाद देखिए, कंग से क्या होगा? कालीबंगन और घग्गर। रमा रंगपुर मादिर नदी के किनारे। रौश रोपड़ और सतलज नदी के किनारे। बस यानी बनमाली और सरस्वती नदी के किनारे। तो इस ट्रिक को आप देख लीजिए। ट्रिक से आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे कि कौन कौन सी जगह थे और वो कौन कौन सी नदी के किनारे थे। ओके। उसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन जो रह गया है कि उसका सिंधु सभ्यता का जो विनाश था उसका कारण क्या था? तो वो बाढ़ था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? सबसे प्रभावी कारण जो माना जाता है वो क्या है? बाढ़ है। अगेन उस मोहनजोदाड़ो मूवी में दिखाया हुआ ही है बाढ़, जो अंतिम में उसका कारण, विनाश का कारण उसमें बिल्कुल दिखाया हुआ है। तो ये था पूरा सिंधु सभ्यता। ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में कि वैदिक सभ्यता में लोग कैसे थे,
नहीं थे, तब तक के लिए आप आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सिंधु सभ्यता का या प्राचीन भारत के इतिहास का, तो बिल्कुल जाकर देखिए। और अब ज्योग्राफी भी कल से स्टार्ट होगा, कुछ ज्योग्राफी भी स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी सिविक्स ज्योग्राफी सब कुछ अभी स्टार्ट होगा जल्दी जल्दी। तो हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।